नमस्कार दोस्तों, द इंजीनियर्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम जो पढ़ रहे हैं भाग नंबर 4 नीति निदेशक तत्व पढ़ रहे हैं और उनमें हमने अनुच्छेद 36, 37, 38, 39 के ऊपर चर्चाएं कर ली है। आज जो हम पढ़ेंगे नीति निदेशक तत्वों में पढ़ेंगे नीति निदेशक तत्व है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है जो चल रहा है, भाग नंबर 4 चल रहा है हमारा, है ना। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे आज अपन पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद संख्या 40। ठीक है, जितने भी अनुच्छेद हैं सबके ऊपर चर्चा करेंगे हम। अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 की यदि हम बात करें तो मेरा मानना ये है कि लगभग सभी स्टूडेंट अनुच्छेद 40 से परिचित होते हैं। बहुत एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 40 में क्या है, या फिर बात करें कि इसके अंतर्गत क्या आता है, तो आता है राज्य, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ठीक है, तो देखो जैसे ये अनुच्छेद मैंने लिखा, सभी स्टूडेंट्स के मन में एक अच्छा सा एक भावना जागृत हुई कि ग्राम पंचायतों का गठन है इसमें साहब, कि ग्राम पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद संख्या 40 में। ठीक है, कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद संख्या 41। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है, 41, कि 41 जो अनुच्छेद है इसे आपसे क्या कह रहा है, इसको समझे आप। देखो 40 तो बहुत सीधा आया कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, 40 में, या ग्राम पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद में, 40 में। बहुत एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। अब है 41 को यदि हम देखें तो 41 के अंतर्गत है काम पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, बेगारी, बुढ़ापे में लोक सहायता या सरकारी सहायता का प्रावधान। ठीक है, देखो ये बात ऐसे कैसे लिखी गई है कि काम पाने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो काम पाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद संख्या 41 में आता है। किसका आता है, काम पाने का अधिकार। ठीक है, देखो इसमें आगे लिखा है बेगारी, बुढ़ापे में लोक सहायता या सरकारी सहायता या सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। देखो यानी काम पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार जो है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 41 में। बेगारी, बुढ़ापे में लोक सहायता पाने का प्रावधान, बुढ़ापे में लोक सहायता पाने का प्रावधान। देखो जैसे ये बात आई तो आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, ये वाला। वृद्धावस्था में पेंशन, वृद्धावस्था में पेंशन जो दी जाती है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, 41 में। ठीक है, वृद्धावस्था में पेंशन, बेरोजगारी भत्ता भी यदि किसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 41। अब बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, जो बेरोजगार युवा जो होते हैं जिन्होंने स्नातक किए हुए हैं उनके लिए कुछ सरकार ने योजनाएं दी है, बेरोजगारी भत्ता जो 3000 से 3500 इस प्रकार कुछ मिलता है ना। देखो ध्यान ये भी देना कि एक अनुच्छेद फिर हम रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा पीछे वाला,
मान लीजिए आप में से किसी एक आपके साथी को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, 3,000 या 3,500 रुपये मिल रहा है और आपको नहीं मिल रहा, तो आप कहेंगे साहब मुझे क्यों नहीं मिल रहा, उसको तो मिल रहा है, मैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस दर्ज कराऊंगा। तो ध्यान दें, आप केस दर्ज नहीं करा सकते, आप केस दर्ज नहीं करा सकते, क्योंकि नीति निदेशक जो तत्व हैं वो वाद योग्य नहीं है, वो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, अर्थात इनके हनन की दशा में आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। ये बात 37 में आपने पढ़ी है। देखो एक क्या लिखा है, वृद्धावस्था में पेंशन। वृद्धावस्था में पेंशन, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको 500, 550 कुछ ऐसे कुछ पेंशन मिलती हैं। हो सकता है किसी एक बुजुर्ग को 750 से मिल रहे हों और दूसरे को नहीं मिल रहे हों, तो वो केस दर्ज कराए कि मुझे तो केस दर्ज कराना है कि मुझे ये नहीं मिल रहा जबकि मेरे दूसरे बूढ़े साथी को मिल रहा है। ठीक है, तो आप केस दर्ज नहीं करा सकते, क्योंकि जो नीति निदेशक तत्व हैं वो वाद योग्य नहीं है। ठीक है, तो ये बातें हैं, ये 41 में है। काम पाने का अधिकार, बेकारी, बेगारी, बुढ़ापे में लोक सहायता का प्रावधान जो आता है वो 41 में आता है, और वृद्धावस्था में पेंशन, बेरोजगारी भत्ता भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं आगे क्या बात आई है। आगे हम देखें अनुच्छेद संख्या 42। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद मिला है हमको, अनुच्छेद संख्या 42। तो अनुच्छेद संख्या 42 को यदि हम पढ़ें तो देखो अनुच्छेद संख्या 42 में क्या बात है। अनुच्छेद संख्या 42 में महिला प्रसूति सहायता का प्रावधान, महिला प्रसूति सहायता का प्रावधान। ठीक है, महिला प्रसूति सहायता का प्रावधान, यानी महिला प्रसूति सहायता का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आया है, 42 में। महिला प्रसूति सहायता का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में आया है, 42 में। यानी जब महिलाएं जब प्रसूति की अवस्था में होती हैं तो उनको कुछ सहायताएं दी जाती हैं, यानी कुछ 6 महीने या जो भी है, इस प्रकार की कुछ सहायता का प्रावधान है जो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 42 में। ठीक है, ये आपका 42 हुआ। अब आप आगे देखें, आगे फिर आपके सामने एक अनुच्छेद आए, अनुच्छेद संख्या 43 कै। ठीक है, देखो यदि मैंने ये कै लिखा है ना तो आपको ये कै ही याद करना है। आप आपके मन से कुछ याद ना करें कि इसको मैं 43(1) पढ़ लूँ या ABCD में कुछ A लिख दूँ। आपको 43 से 43 ही पढ़ना है। देखिए 43 में क्या लिखा है, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी जो है ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, 43 के। और कब जोड़ा गया है ये जोड़ा गया है 1976 में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखें कि उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का जो अनुच्छेद है 43 के, वो कब जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, तो उद्योग हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, उनमें एक जितनी भागीदारी एक उद्योग के मालिक की होती है उतनी ही भागीदारी उसमें किसकी होती है, श्रमिकों की भी होती है, अर्थात मजदूरों की भी होती है। तो उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद संख्या 43 के। कब जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक है, तो आपने पढ़े हैं अनुच्छेद 40 जिसमें ग्राम पंचायतों का गठन, और अनुच्छेद 41 काम पाने का अधिकार है, बेकारी, बेगारी, बुढ़ापे में लोक सहायता का प्रावधान है या सरकारी सहायता का प्रावधान है। इसमें वृद्धावस्था में पेंशन या बेरोजगारी भत्ता जैसी योजनाएं इसी अनुच्छेद में 41 में है। महिला प्रसूति सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 42 में है।
उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 43 के में आता है। कब जोड़ा गया? 1976 42 संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपके अनुच्छेद संख्या 40, 41, 42, 43 पूरे होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, देखो कौन सा अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद संख्या 44। अनुच्छेद संख्या 44 बहुत प्यारा अनुच्छेद है, याद करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद भी है, ये मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। देखो क्या बातें हैं इसमें, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, या आप कहें समान सिविल संहिता, या आप कह सकते हैं समान यूनिवर्सल कोड का प्रावधान। ठीक है, ये बातें हैं, यानी कि समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता, समान यूनिवर्सल कोड का प्रावधान। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आया है? अनुच्छेद संख्या 41। अनुच्छेद संख्या 41 में देखो समान नागरिक संहिता, बहुत सीधा बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो समान नागरिक संहिता की यदि हम बात करें तो कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद संख्या 44। समान सिविल संहिता है या समान यूनिवर्सल कोड का प्रावधान पूछे तो आपको जवाब क्या देना होता है? अनुच्छेद संख्या 44। देखो होता क्या है, इससे संबंधित कुछ वाद आए। सहाबानो केस, और सहाबानो जो केस है वो आया था 1986 में। ठीक है, सहाबानो केस कब आया? 1986 में आया था। दूसरा देखें सरला मुदगल केस, ये आया 1995। ठीक है, तो सहाबानो केस 1986 और सरला मुदगल केस 1995। ठीक है, तो इन दोनों केसों के अंतर्गत या आप कहें सहाबानो केस 1986, सरला मुदगल केस का संबंध है समान नागरिक संहिता से, और इनके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, या आप सीधे से लिख दें न्यायालय ने देश में समान नागरिक संहिता स्थापित करने का आदेश दिया। ठीक है, ये हमारा अच्छा क्वेश्चन मिला है हमको। देखो सीधा सा क्वेश्चन आपको याद क्या करना है कि सहाबानो केस पहली बात तो कब आया? 1986। सरला मुदगल केस कब आया? 1995। यानी सहाबानो केस और सरला मुदगल केस का जो संबंध है वो कौन से अनुच्छेद से रहा है? अनुच्छेद संख्या 44। किससे रहा है? समान नागरिक संहिता से रहा है। और जैसे सरला मुदगल केस 1995, सहाबानो केस 1986 आया और न्यायालय ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता स्थापित होनी चाहिए। ठीक है, समान नागरिक संहिता स्थापित होनी चाहिए। तो समान नागरिक संहिता का संबंध कौन से अनुच्छेद से रहा है? 44 से रहा है। आगे देखें आप, अनुच्छेद संख्या 45। ठीक है, अनुच्छेद संख्या कौन सा है? 45। अनुच्छेद संख्या 45, तो देखते हैं अनुच्छेद संख्या 45 क्या कह रहा है। अनुच्छेद संख्या 45,
देखो अनुच्छेद संख्या 45 ने आपसे स्पष्ट रूप से कहा है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व उनके पोषण स्तर को बनाए रखने का प्रावधान। यहीं पर रुको एक बार तो आप, है ना। देखो 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी 6 वर्ष से। अब कुछ तो ये सोच रहे हो सब 6 वर्ष से कम बच्चों को कैसे शिक्षा दें, तो आपने सुना होगा आंगनवाड़ी केंद्र। तो आंगनवाड़ी जो केंद्र होते थे उन पर पहले 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे थे उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। साथ में देखो नीचे की लाइन में क्या लिखा है, नीचे वाली लाइन को भी देखें, उनके पोषण स्तर को बनाए रखने का प्रावधान। कि जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको देखो शिक्षा भी दी जाती थी और उनके पोषण स्तर को बनाए रखने का भी क्या होता था, प्रावधान। लेकिन ये लाइन को पकड़ें, लेकिन 86वां संविधान संशोधन आया, संविधान संशोधन 2000, ठीक है 2002। तो 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद संख्या 21 के में मौलिक अधिकार बना दिया, ठीक है। कैसा अधिकार बना दिया है, मौलिक अधिकार बना दिया। तो जो 86वां संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार बना दिया, ठीक है। तो हमने 2 अनुच्छेद यहाँ पर ये पढ़े हैं, एक 44 जिसमें समान नागरिक संहिता है, ये समान सिविल संहिता है, ये समान यूनिवर्सल कोड का प्रावधान है, जिसमें साबानु केस 1986, सरला मुदगल केस 1995 का संबंध इसी अनुच्छेद से है, जिसके अंतर्गत न्यायालय ने देश में समान नागरिक संहिता स्थापित करने का आदेश दिया, ठीक है। फिर आया अनुच्छेद 45। तो 45 में आपने क्या देखा है कि 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होते हैं उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और उनके पोषण स्तर को बनाए रखने का प्रावधान था। लेकिन 86वें संविधान संशोधन हमने मौलिक अधिकारों में पढ़ा था, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक वाद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद संख्या 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार बना दिया, ठीक है। तो दोस्तों जो आज की हमारी जो क्लास रही मौलिक अधिकारों वाली नीति निर्देशक तथ्यों वाली भाग संख्या 2, इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे अगला जो हमारा भाग नंबर 3 रहेगा, पार्ट नंबर 3, अनुच्छेद संख्या 46, 47, 48, 49, 50। यानी कल की जो क्लास है उसमें हम इन नीति निर्देशक तथ्यों को समाप्त करेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।